हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का पेपर जिसका कोड है 5812 सेट 2 है ये। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। पहले सेक्शन ए के एमसीक्यूज आप चेक कर लीजिए आपने कितने आंसर्स करेक्ट करे हैं, फिर उसके आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के एमसीक्यूज, देन फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का ये पेपर है, बोर्ड एग्जाम 2026 का। सेक्शन ए क्वेश्चन फर्स्ट, क्लास 12th इकोनॉमिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन इकोनॉमी व्हेन डैश इज insufficient to achieve the level of output corresponding to the full employment, the difference is termed a deflationary gap। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जिन बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन ए करा है वो करेक्ट है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, in an economy exclusive of dash may lead to underestimation of the value of gross domestic product जीडीपी। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है। तो जो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है बार्टर ट्रांजेक्शन, ये करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन जो है आपका सर्विस प्रोवाइडेड बाय फैमिली मेंबर, ये भी करेक्ट है। और थर्ड इलीगल एक्टिविटीज़, ठीक है, ये तीनों इसमें आते हैं। और डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट यह अलग है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। 1 2 3 बोला ना, इन इकोनॉमी एक्सक्लूजन ऑफ, किसका एक्सक्लूजन होना चाहिए? बार्टर ट्रांजेक्शन, सर्विस प्रोवाइडर बाय फैमिली मेम्बर, इलीगल एक्टिविटी का। तो मिल लीड टू द अंडर ऑफ, ठीक है, एस्टिमेटिंग ऑफ द वैल्यू। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन सेकंड का। क्वेश्चन थर्ड आपका, आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो आपको ब्रेक इवन लेवल के हिसाब से पूछा है इसमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एपीसी इक्वल टू यूनिट 1। कैसे होगा? तो अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। कुछ इस तरीके से समझ लो, इनका आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, एपीसी क्या है भाई? 1 है। तो अगर हम देखें ब्रेक इवन, तो एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई होगा। और यहाँ पे पॉइंट में क्या है? सी किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है। क्लियर हो गया? तो जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करके समझ भी सकते हैं। मैंने इसका आपको सीधे आंसर भी बता दिया। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन फोर्थ, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट है आपकी, फाइनल गुड्स आर those goods which normally lose their identity in the production process। Statement 2 है, final goods may get transformed during the consumption pauses by the consumers। तो स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 आपकी फॉल्स है। फाइनल गुड्स आर, स्टेटमेंट फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ। इसमें असर्शन रीजन दे रखा है आपको। असर्शन है अनलिटरल ट्रांसपोर्ट आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बीओपी ऑफ द नेशन। रीजन है कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन विच कॉज अ चेंज इन द एसेट और लाइबिलिटी ऑफ द कंट्री। तो इसमें जो असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं इसके, ठीक है, मगर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोनों तो करेक्ट हैं मगर ये एक दूसरे के साथ एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए ऑप्शन बी क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, इन द इंडियन रेलवे सिस्टम द स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर प्ले अ रोल इन कंट्रोलिंग द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक एज इट डैश। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, रिक्वायर्ड बैंक टू मेंटेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। क्वेश्चन सिक्स का आंसर ऑप्शन बी है आपका।
जिस बच्चे ने क्वेश्चन 6 का आंसर ऑप्शन बी लगाया उसका करेक्ट है, क्वेश्चन 6 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। In an economy, the currency held by the public, net demand deposit with commercial bank and net time deposition with the commercial bank stand 1,42,000 crore, rupees 22 crore and rupees 86 crore respectively. The value of money supply M1 would be dash crore. तो कितनी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन 7 देख लो कैसे होगा क्वेश्चन भी। तो जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं M1 इक्वल टू क्या होता है, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक प्लस नेट डिपॉजिट विद बैंक और प्लस डिपॉजिट विद आरबीआई। ये तो हमें पता है फॉर्मूला। और हमें गिवन क्या क्या है इसमें, भाई हमें गिवन है 1,40,000 तो एक गिवन है और 22,000 दूसरा गिवन है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,64,000। तो इसका आंसर आ जाएगा 1,64,000। जिन बच्चों ने ये फॉर्मूला याद होगा वो इसका आंसर आराम से निकाल देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन 7 का आंसर ऑप्शन सी 1,64,000। मैंने आपको बता दिया कैसे होगा फॉर्मूला लगा के। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा है इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, क्वेश्चन 8, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट मूव फ्रॉम डैश टू डैश। तो वही इसका आंसर ऑप्शन ए है, फर्म टू हाउस होल्ड। सबको पता है टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होती है, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन रीजन है। असर्शन है मनी is of the perishable nature and generally accepted by all at any point of time. Reason है money serves as a store of value facilitating individuals to transfer purchasing power from the present to the फ्यूचर। क्वेश्चन 9 में तो हमें दोनों हमने असर्सन रीजन पढ़े तो हमें पता लग रहा है साफ साफ कि इसका असर्सन तो वही रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। असर्सन तो इसका गलत है और रीजन इसका सही है, पढ़ने से ही समझ आ रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जिसने ऑप्शन डी लिखा उसका करेक्ट है। इकोनॉमिक्स का पेपर है, पेपर कोड ये रहा आपका 5812 सेट 2 है ये। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 में दे रखी है आपको दो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है आपकी डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इज एन इकोनॉमिक एक्शन अंडर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द नेशन अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। स्टेटमेंट 2 है अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम authorities activity intervene in the foreign exchange market by the way maintaining foreign exchange reserves। तो जो इसकी पहली स्टेटमेंट है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है इसकी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। इसकी दोनों क्वेश्चन नंबर 10 की दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 10 तक क्लियर हो गए। इकोनॉमिक्स का पेपर है क्लास 12 का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन 13, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको आइटम्स दे रखे हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द फर्म वाई जिसका अमाउंट है 1400 करोड़, परचेज बाय द फर्म एक्स फ्रॉम फर्म वाई 400 करोड़, एक्सपायर्ड बाय फर्म एक्स 200 करोड़ और परचेज बाय द फर्म वाई फ्रॉम फर्म एक्स 300 करोड़ और एडिशन टू स्टॉक ऑफ द फर्म एक्स 100 करोड़ और कंजप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल 100 करोड़। चलिए देख लेते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 13 है। क्लियर हो गया? देख लेते हैं किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 13 है तो देखो हमारे को बेटा क्या क्या है पता है, हमारे को क्या क्या गिवन है उस हिसाब से। तो हमने पता है ग्रॉस वैल्यू एडिड है वाई, तो ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिड इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। हमने रख दी वैल्यूज रख दी, क्या है वो 1400 माइनस 300 तो क्या आ जाएगी 1100 करोड़ आ जाएगी। फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे सीधे जी वी ए इक्वल टू जी वी एक्स इक्वल टू जी वी ए वाई इक्वल टू 1100 करोड़, क्योंकि जी वी एक्स और जी वी ए वाई दोनों आपस में क्या है ये इक्वल हो जाएंगी। अब क्लियर हो गया यहाँ तक? तो क्लियर है।
अब जी वी एक्स इक्वल टू क्या था, टोटल सेल्स, उसके अलावा चेंज माइनस इंटर, ठीक है, इमीडिएट कंजप्शन। तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, जी वी एक्स आपका क्या निकल के आया है, 1100 करोड़, यहाँ आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी। ये सब तो आपको आता ही है, ठीक है। हम सिर्फ फॉर्मूले में बता दें कि क्या रखना है। यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स प्लस जो गिवन वैल्यूज थी वो रख दी। तो जो हमारी डोमेस्टिक सेल्स निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1200 करोड़, क्योंकि 1100 पहले ही था। जो चीज़ें प्लस थी वो माइनस हो जाएंगी, जो माइनस थी वो प्लस हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट तो करना आपको आता ही है। तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा 1200 करोड़। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा 1200 करोड़, जिसका 1200 करोड़ है उसका करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला लगाना था क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन था, 3 मार्क 4 मार्क्स का। क्लियर है, आप अपना आंसर मैच कर ले, मुझे लगता है सबको सबने सही ही करा होगा। ठीक है, क्वेश्चन 13 का बी पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, आपको इमेज दे रखी है, इस इमेज के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हाइक पे है, और वैल्यू ऑफ मनी जो है कम हो रही है, यानी प्राइस लेवल तो ऊपर है और वैल्यू ऑफ मनी नीचे। तो इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक्सप्लेन एनी टू मेजर्स दैट कैन बी टेकन बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द इंडिकेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पे हमारे को दिखाई दे रहा है मनी की वैल्यू घटती जा रही है, और जो जो भी चीज़ें हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उनके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो कौन से मेजर्स लेता है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन 4 है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लो क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हम कुछ ऐसे लिखेंगे, दिस इंडिकेट, ये हमें इंडिकेट करता है किस चीज़ को, किस चीज़ की इंडिकेशन है यहाँ पे, इन्फ्लेशन की है। तो सेंट्रल बैंक जो कैसे कंट्रोल करेगा इन्फ्लेशन, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा भाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए उसका जो पहला स्टेप होगा वो होगा इंक्रीज इन रेपो रेट कॉस्ट बाय बोरोइंग इंक्रीज। रेपो रेट इंक्रीज करेगा, इससे क्या होगा, डिस्करेज होगा कॉमर्शियल बैंक फर्म बोरोइंग। तो जो कॉमर्शियल बैंक है या फर्म है वो बोरोइंग करने की नहीं सोचेंगे। विच रिड्यूस द मनी सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। एक स्टेप तो क्या उठाएगा, ये उठाएगा सेंट्रल बैंक, और दूसरा स्टेप क्या उठाएगा, क्योंकि दो स्टेप पूछे हैं इसमें क्वेश्चन, दूसरा स्टेप क्या उठाएगा, वो करेगा ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा, ठीक है, सेंट्रल बैंक, और कैन सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी क्या है ओपन मार्केट में सेल करेगा। इस तरीके से क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने में सेंट्रल बैंक क्या होगा, कैपेबल हो पाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बोला इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीज फ्रॉम 40,000 टू 1 लाख, ये इनकम इंक्रीज हुई 40,000 से 1 लाख हो गई करोड़। सेविंग ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज फ्रॉम 4,000 करोड़ टू 20,000, जो सेविंग है वो भी इंक्रीज हो गई 4,000 से 20,000 तक। कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर एपीसी एंड एवरेज प्रोपेंसिटी सेव बिफोर एंड आफ्टर द राइज इन इनकम, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके अलावा आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अप्रोप्रिएट कंक्लूजन रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द एवरेज प्रोपेंसिटी यानी एपीएस एज इज इनकम इंक्रीज। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे, दो पार्टों में, 4 नंबर का तो इसका सेक्शन 1 है, फर्स्ट पार्ट है, 2 नंबर का जो ड्रॉ वाला है वो है। तो चलो देख लेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन 17 है ये, सेट हम जो कर रहे हैं मैंने आपको बता ही दिया है, क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पेपर है, बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ठीक है। इसके बाद हम सेक्शन बी भी करेंगे, पहले हम ये वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले हमें पता है ए पी सी इक्वल टू सी अपॉन वाई है, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सी क्या है, वाई क्या है और एस क्या है, ये वैसे आपको पता ही होगा कि वाई इनकम को बोलते हैं, सी कंजप्शन को और एस सेविंग को, तो बार बार नहीं बताएंगे, आपको पता ही है। तो ए पी सी इक्वल टू सी अपॉन वाई। अब ए पी एस क्या है, एस अपॉन वाई। तो जब हम वाई डैश निकालेंगे तो जब वाई डैश क्या होगा भाई, वो होगा आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है 4,000 करोड़, और एस क्या है, एस डैश ये क्या है, 4, ये 40,000 करोड़ है और ये 4,000 करोड़ है। वाई डैश क्या है, 40,000 करोड़, और एस क्या है, या एस डैश या एस वन पढ़ लो से,
ये 4000 करोड़ है। क्लियर हो गया। जब हम क्या निकालेंगे, कंजप्शन निकालेंगे वन की, यानी C1 निकालेंगे, तो Y1 माइनस S1 यानी इनकम माइनस सेविंग। भाई कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग। तो हमने जो थी हमारे पास गिवन वैल्यूज थी वो रख दी, तो 40,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा जो कंजप्शन वन आया वो कितना आया, 36,000 करोड़। क्लियर हो गया। अगर हम अब एपीसी निकालेंगे तो एपीसी क्या होते हैं, कंजप्शन अपॉन इनकम। ठीक है ना, तो कंजप्शन वन अपॉन कंजप्शन इनकम वन, या कंजप सी डैश अपॉन वाई डैश कर सकते हैं। तो हमारी को पता ही थी कंजप्शन कितनी आई थी हमारी, 36 करोड़, और ये कितनी थी, यहाँ पर दे ही रखा था आपको 40,000 करोड़। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.9। नेक्स्ट हम निकालेंगे एपीएस। एपीएस क्या है हमारा, S1 अपॉन Y1 यानी सेविंग अपॉन इनकम। तो सेविंग कितनी है भाई 4,000, और इनकम कितनी है 40,000। सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.1 आ जाएगा। रेशियो क्लियर है। अब हम पता है सारी वैल्यूज तो हम सीधे रख देंगे। भाई Y2 क्या है 10,000, 1 लाख है। S2 क्या है 20 है। C2 क्या है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 80। अब वैल्यूज रख देंगे एपीसी की। एपीसी क्या हो जाएगा, आफ्टर में एपीसी क्या हो जाएगा, 80,000 डिवाइड बाई 1 लाख यानी 0.8। और एपीएस क्या हो जाएगा, 20,000 डिवाइड बाई 1 लाख यानी 0.2। क्लियर हो गया। ये तो हमारा आफ्टर का केस आ गया। इससे क्या हो जाएगा, एज वाई इंक्रीज हो जाएगा तो एपीएस इंक्रीज हो जाएगा 0.1 से 0.2। क्लियर है। तो जो पूछा है कितना इंक्रीज हो जाएगा तो हम लिख देंगे 0.1 से 0.2। तो समझ आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन 17 था। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एटलीस्ट 500 लाइक करें, ताकि हमें लगे कि आपके लिए ये वीडियो वैल्यूबल है। तो हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर देंगे और आपको इसके आंसर चैनल पे जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें।